रमेश मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में वह देखता है गांव की तेल की दुकान पर कुछ लोग तेल खरीद रहे हैं। रमेश भी तेल की दुकान पर तेल का भाव पूछने चला जाता है। अरे जगन भाई, अब क्या भाव है तेल के? अरे रमेश भाई, आज से तो पूरे 200 रुपए किलो है तेल। क्या? लेकिन अभी कल ही तो 180 रुपए किलो तेल था। एक दिन में 20 रुपए और बढ़ गए। क्या होगा हम गरीब आदमी का? अरे भैया, तेल के भाव तो आसमान छू रहे हैं और तेल जैसा तेल नहीं। अब तो लगता है बिन तेल के ही खाना बनाना पड़ेगा। एक तो तेल इतना महंगा, ऊपर से मिलावट इतनी कि तबीयत और खराब हो जाए। महामारी क्या हो गई? लूट मची है, लूट। अरे तुम लोगों को इतनी ही परेशानी है तो जहाँ शुद्ध तेल मिले वहीं ले लो जाकर। रमेश वहां से अपने घर आ जाता है। कविता, खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। हाँ, अभी खाना लगाती हूँ। रमेश खाना खाता है। उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं। कहाँ से होगा खाने में स्वाद? एक तो तेल इतना महंगा, ऊपर से मिलावटी तेल। लोग महामारी से नहीं तो खाना खाने से ही बीमार हो जाएं। कविता, मेरे मन में एक विचार है। क्यों ना हम शुद्ध तेल बेचें? गांव में महंगे मिलावटी तेल की वजह से हर कोई परेशान है। विचार तो अच्छा है, पर हम ये करेंगे कैसे? वो हमारे पास जो जमीन पड़ी है उसमें हम सरसों के बीज बो देंगे और जब फसल तैयार हो जाएगी सरसों के सारे बीजों को बोरे में भर कर रख लेंगे और उसका तेल निकालकर सही दामों में शुद्ध तेल बेचेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। लोगों को सही दाम में शुद्ध तेल मिलेगा, लोग बीमार भी नहीं होंगे और हमारी भी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। रमेश और कविता अपने खेत में सरसों के बीज बो देते हैं। कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाती है। वे दोनों सरसों के दाने को बड़े बड़े बोरों में भरकर घर में रख लेते हैं और उनका तेल निकालकर रमेश उसे गांव में बेचने जाता है। तेल ले लो तेल, शुद्ध तेल। तेल ले लो तेल, सरसों का शुद्ध तेल। रमेश की आवाज सुनकर कई लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं। अरे रमेश भैया, आपने कब से तेल बेचना शुरू कर दिया? बस आज से ही बहन, और ये तेल एकदम शुद्ध है। हाँ, तेल तो एकदम शुद्ध लग रहा है। हाँ, खुशबू भी अच्छी आ रही है सरसों की। लेकिन रमेश भाई, जब मिलावटी तेल इतना महंगा है तो तुम्हारा शुद्ध तेल तो बहुत महंगा होगा। नहीं मेरे भाई, मैंने ये तेल कोई बाजार से नहीं खरीदा बल्कि घर पे बनाया है, इसलिए ये शुद्ध भी है और मात्र 140 रुपए लीटर। रमेश की बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और रमेश से सरसों का तेल लेने लगते हैं। अब रमेश रोज गांव में तेल बेचने लगा। सभी गांव के लोग खुश थे और सबकी तबीयत भी अच्छी होने लगी। लेकिन जब जगन की तेल की दुकान पर लोगों ने आना बंद कर दिया तो वह रमेश से चिढ़ने लगा। इस रमेश का तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसी रात जगन चुपके से रमेश के घर आता है और रमेश के घर सरसों के दानों से भरे बोरों को चुराकर भागने लगता है। बोरे का वजन ज्यादा होने के कारण बोरा जगन के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी तेज आवाज से रमेश और कविता जग जाते हैं और जोर जोर से आवाज देने लगते हैं। चोर चोर, देखो चोर हमारे घर से बीज लेकर भाग रहा है। गांव वालों जल्दी आओ, चोर 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 चोर। सभी गांव वाले आ जाते हैं और देखते हैं जगन सरसों के बीज चोरी करके भाग रहा है। मारो इसे, मारो इसे। हाँ हाँ मारो इसे। नहीं भाइयों, मारने से कोई फायदा नहीं, इसे इसकी गलती की सजा कानून देगा।
चमनपुर गांव में श्यामदास नाम का एक जमींदार रहता था। वैसे तो जमींदार बहुत ही समझदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, किंतु जमींदार गांव में अपना मान बनाए रखने के लिए हमेशा अपने साथ बलराम पहलवान को रखता था। बलराम बहुत तगड़ा, लंबा चौड़ा पहलवान था। जमींदार जब भी गांव में लोगों से मिलने या किसी काम से बाहर जाता तो बलराम को अपने साथ ले जाता। बलराम पहलवान को देखकर लोग सहम जाते और किसी की भी जमींदार से बात करने तक की हिम्मत नहीं होती। किंतु जमींदार श्यामदास के पास एक समस्या भी थी। कोई भी नौकर उसके घर काम करने आता, 1-2 दिन में ही वह काम छोड़कर चला जाता। मालिक, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? कल तुम जब काम करने आए थे तो बहुत खुशी से काम कर रहे थे। आज अचानक तुम काम छोड़कर क्यों जा रहे हो? मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बस मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह नौकर चला जाता है। क्या हुआ जी? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये नौकर भी काम छोड़कर चला गया। समझ में नहीं आता कि आखिर जो भी नौकर काम करने आता है, आते समय तो खुशी से काम करता है, परंतु 1-2 दिन में ही काम छोड़कर भाग क्यों जाता है? हाँ, नौकर तो भाग गया। अब घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है और बाहर से राशन वगैरह भी मंगवाना है। क्या करें अब? करेंगे क्या? अब बस बलराम पहलवान का ही सहारा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम बलराम पहलवान पर ज्यादा भार तो नहीं डाल रहे हैं। मैंने उसे सुरक्षा के तौर पर रखा हुआ है और हम उससे नौकर के भाग जाने पर घर का काम भी करवाते हैं। हाँ, पर हम उसे इसके लिए 4 नौकरों के बराबर की तनख्वाह भी तो देते हैं। इतने में बलराम पहलवान वहीं पर आ जाता है। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ बलराम, ये लो पैसे और घर के सामान की लिस्ट, इसे बाजार से ला दो। ठीक है मालिक, अभी लाता हूँ। क्या करूं बलराम, कोई नौकर टिकता ही नहीं। पता नहीं सब भाग क्यों जाते हैं, इसलिए तुम्हें काम करना पड़ जाता है। तुम्हारी कसरत का समय भी बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं मालिक, आप बेवजह नौकर के लिए क्यों परेशान होते हैं? मैं हूं तो आपके लिए। इतना कहकर बलराम घर का सामान लेने बाजार चला जाता है। सुनिए, एक बात कहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बलराम अपनी पहलवानी से लोगों को डराकर भगा देता हो? ये तुम क्या कह रही हो अनुराधा? बलराम तो एक अच्छा व्यक्ति है। अगले दिन जमींदार के घर किशन नाम का एक नया नौकर आता है। जमींदार उसे सारा काम समझा देता है। जमींदार सोचता है, ये नया नौकर किशन भी ना काम छोड़कर चला जाए। कहीं ऐसा तो नहीं अनुराधा जो कह रही थी वह बात सही हो। अब तो मुझे भी शक होने लगा है। मुझे बलराम पे नजर रखनी होगी। इस नए नौकर को तो मैं जाने नहीं दूंगा। जमींदार किशन और बलराम पर चुपके से नजर रखने लगता है और देख लेता है कि बलराम किशन को डरा रहा है। सुनो, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। अभी जाओ और मालिक से मना कर दो और काम छोड़कर चले जाओ, अगर अपनी खैर चाहते हो तो। वरना तभी अचानक जमींदार आ जाता है। वरना क्या बलराम? मालिक आप? हाँ मैं। बलराम, मैं तुम्हें अच्छा व्यक्ति समझता था, परंतु तुम ऐसी भी हरकत कर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें इतना ताकतवर इसलिए बनाया था ताकि तुम सही समय आने पर उसका सही उपयोग कर सको, परंतु तुम अपनी ताकत का हमेशा गलत इस्तेमाल करते आ रहे हो। आखिर तुम सभी नौकरों को डरा कर भगा देते हो। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? मालिक मुझे माफ कर दो। मुझे गलत मत समझो। मेरा ऐसा करने का सिर्फ यही मकसद था। मैं सोचता था घर के काम के लिए अगर नौकर आ गया तो आप मेरी तनख्वाह न कम कर दें। मेरे घर पे मेरी पत्नी बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए
ढेर सारे पैसों की जरूरत है, बस इसीलिए। तो ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। नौकरों को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके भगाने की क्या जरूरत थी? जमींदार बलराम को पहले एक कपड़ा और तलवार देता है और कहता है, बलराम, ये लो, मुझे इस तलवार से इस कपड़े को सिल कर दिखाओ। मालिक, भला तलवार से कपड़े को कैसे सिल सकते हैं? ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये लो, इस सुई से इस कपड़े को फाड़ कर दिखाओ। मालिक, ये आप उल्टा काम करने को क्यों कह रहे हो? सुई कपड़ा सिलने के लिए और तलवार काटने के काम आती है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। घर के घरेलू काम ये नौकरों का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम एक पहलवान हो, तुम अपना काम करो, दूसरे को अपना काम करने दो। रही बात तुम्हारी तनख्वाह की, तो वो मैं कम नहीं करूँगा। मालिक, आप सही कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। भीमापुर गांव में सेवकराम अपनी पत्नी कमलावती और बेटे बहादुर के साथ रहता था। सेवकराम अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखता और अपने बेटे बहादुर को भी हर बात समझाता, लेकिन बहादुर को लगता कि उसके पिता उसे बेवजह डांटते और समझाते रहते हैं, जिससे वह अपने माता पिता से नफरत करने लगा। एक दिन सेवकराम और बहादुर दोनों खेत में काम कर रहे थे। बेटा बहादुर, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। हाँ पिताजी, मैं सब समझता हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम इधर काम करो, मैं उधर जाकर देखता हूँ। हमेशा मुझे समझाते रहते हैं, जैसे कि मैं कुछ समझता ही नहीं। अब मैं बच्चा नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। कुछ दिनों बाद सेवकराम अपने बेटे बहादुर की शादी रीमा नाम की लड़की से कर देता है। रीमा बहुत ही अच्छी लड़की है। रीमा अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानती और उनका ख्याल रखती। कुछ समय बाद रीमा को एक पुत्र का जन्म होता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। समय बीतता जाता है। एक दिन बहादुर घर के बाहर थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी बना रहा होता है। तभी रीमा बहादुर से पूछती है, सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? झोपड़ी बना रहा हूँ। पर हमारे पास तो इतना अच्छा घर है, फिर यह झोपड़ी क्यों बना रहे हो? माँ और पिताजी के लिए। माँ और पिताजी आज से यहीं रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? हमारे पास इतना बड़ा और अच्छा घर होने के बाद भी आप माँ और पिताजी को झोपड़ी में रहने को कह रहे हो? मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं माँ और पिताजी को अपने साथ घर में ही रखूंगी। अगर तुम्हें माँ और पिताजी के साथ रहना है तो तुम भी यहीं रह सकती हो। तभी बहादुर के माता पिता आ जाते हैं और अपनी बहू से कहते हैं, रहने दो बेटी, तुम घर जाओ। जब मेरे बेटे की यही इच्छा है तो ठीक है, आज से हम यहीं रहेंगे, इस झोपड़ी में। रीमा दुखी मन से घर चली आती है और घर चले आने के बाद रीमा बहादुर से कहती है, ये आपने अच्छा नहीं किया। वे हमारे माता पिता हैं। आप अपने ही माता पिता को घर से कैसे निकाल सकते हो? ये तो आप गलत कर रहे हो। देखो, अब तुम मुझे मत समझाओ क्या सही है क्या गलत। बचपन से पिताजी से सुनता आ रहा हूँ, और अगर अब तुम सुनाओगी तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने, शाम को खाना बना के रखना। जैसे ही बहादुर खेत की तरफ चलता है, उसका बेटा खेलते हुए गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। मम्मी, मम्मी पापा, चोट लग गई मम्मी। हाँ, लग गई चोट। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ढंग से खेला करो, चोट लग जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं, सिर्फ खेल में बिजी रहते हो। यह सब देख रीमा को एक तरकीब सूझती है। जैसे ही बहादुर शाम को घर लौटता है,
वह देखता है कि रीमा भी घर के बाहर एक झोपड़ी बना रही है। रीमा, ये क्या कर रही हो? तुम ये झोपड़ी क्यों बना रही हो? रीमा अपने बेटे को बुलाती है और उससे कहती है, सुन, आज से तू यहीं रहेगा और घर में मत आ जाना, वरना बहुत मारूंगी। रीमा, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे बेटे को तुम झोपड़ी में रहने को कह रही हो? हाँ, मैं आपके लिए ही तो ऐसा कर रही हूँ। मेरे लिए? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए ना, ये रोज खेलता है और रोज गलतियाँ करता है, तो मैं और आप इसे रोज डांटते हैं, इसे समझाते हैं। क्या पता कल को ये भी हमारी बातों को और हमारे समझाने को बुरा मानने लग जाए और बड़ा होने पर ये भी हमें घर से बाहर निकाल दे। तो इसीलिए मैं इसे अभी से घर से बाहर झोपड़ी में रखूंगी। यह सुनते ही बहादुर सोचने लगता है, डांटता और समझाता तो मैं भी हूँ अपने बेटे को, उसकी भलाई के लिए ही। मतलब मेरे माता पिता भी मुझे हमेशा मेरी भलाई के लिए ही डांटते और समझाते थे। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही माता पिता को घर से बाहर कर दिया। रीमा की इस तरकीब से बहादुर को अपनी भूल का एहसास होता है और वह सबसे माफ़ी मांगता है। रीमा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं नासमझ था, आपके प्यार को समझ ना सका। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हम सब साथ रहेंगे। रीमा, तुम सच में एक समझदार बहू हो।